1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने इस हमले का ऑर्डर दिया था। वे ईरान को जवाब देने की धमकी दी। नेतन्याहू का कहना था ईरान को अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। डेविड स्लिंग एंड एरो एंटी मिसाइल जैसे एडवांस सिस्टम भी हैं जो ज्यादा ऊंची रेंज और दूरी से आने वाली मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच के तनाव अगर एक प्रॉपर वॉर में कन्वर्ट होता है तो इंडिया पर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस, सीरिया का सिविल वॉर और यमन का कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज रीजन को अफेक्ट करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ सालों में आपने मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के बारे में जरूर सुना होगा और इस जंग का सेंटर पॉइंट है इजराइल। इजराइल जो मिडिल ईस्ट का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर देश है, अपने आसपास की इस्लामिक कंट्रीज के बीच हमेशा एक टारगेट रहा है। लेकिन इजराइल ने कभी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ा। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल ने हमेशा अपने पर हुए हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच ये लड़ाई इतनी क्यों बढ़ गई है, इजराइल का इतिहास क्या है और किस तरह इजराइल अपने दुश्मनों के सामने एक आयरन वॉल बनकर खड़ा है। מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו, מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें इजराइल के इतिहास को समझना जरूरी है। इजराइल की कहानी हजारों साल पुरानी है जो दर्द और अत्याचार से भरी हुई है। जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद लोगों के एक सेगमेंट को लगने लगा कि ज्यूइश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इससे उनके खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। दोस्तों, 1880s में पैलेस्टीन एरिया में ज्यूइश का माइग्रेशन शुरू हुआ क्योंकि जेरूसलम उनके लिए एक पवित्र जगह थी। लेकिन फिर भी सब कुछ आसान नहीं था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटिशर्स ने ज्यूइश और अरब दोनों से ही फलस्तीन का इलाका देने का वादा किया, लेकिन सीक्रेटली उन्होंने फ्रांस के साथ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट किया और फ्रांस के साथ मिलकर एरिया का बंटवारा कर लिया और फलस्तीन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूरोपियन ज्यूइश का जीनोसाइड किया गया, जिसे हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। 1941 से लेकर 1945 तक जर्मनी की नाजी सेना ने और उसके सहयोगियों ने सिस्टमैटिकली जर्मनी ऑक्युपाइड यूरोप में करीब 6 मिलियन ज्यूइश को मार डाला, जो यूरोप के ज्यूइश पॉपुलेशन का लगभग 2/3 था। इससे ज्यूइश पे अपने अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा और उन्हें अपने लिए एक अलग देश की इंस्टेंट नीड महसूस होने लगी। इसी जरूरत ने जियोनिज्म का जन्म दिया, जिसमें थियोडोर हेज़ल ने एक अलग ज्यूइश देश बनाने का विचार रखा। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान बनाया जिसमें पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया गया। 57% एरिया ज्यूइश देश इजराइल के लिए और 43% अरब पैलेस्टीनियंस के लिए। ज्यूइश ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब देश नाराज थे और तब पहला अरब इजरायली वॉर शुरू हुआ जिसमें 5 अरब नेशंस ने इजराइल पे हमला बोल दिया। इजराइल ने पहला युद्ध जीत लिया और फलस्तीन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया, लेकिन फलस्तीनियंस को अपना देश नहीं मिला। ये टेंशन तब से लेके आज तक चली आ रही है। आज भी इजराइल और फलस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स थमे नहीं। इजराइल के आसपास की कंट्रीज जैसे लेबनान और सीरिया, जो ईरान के एलाइज हैं, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू उसे अटैक करते रहते हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका एडवांस डिफेंस सिस्टम। Israel's missile defense system, the Iron Dome, was stretched to its limit in the early hours of the attack as it tried to fend off thousands of rockets. आयरन डोम, जो इजराइल का सबसे फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हर छोटे मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी एफिशिएंसी 90% से ज्यादा है। ये सिस्टम 10 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगर अटैक ज्यादा पावरफुल है तो इजराइल के पास डेविड स्लिंग
एंड एरो एंटी मिसाइल जैसे एडवांस सिस्टम भी हैं जो ज्यादा ऊंची रेंज और दूरी से आने वाली मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। डेविड स्लिंग्स 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक के टारगेट को पकड़ता है और 300 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एरो एंटी मिसाइल सिस्टम तो और भी पावरफुल है जो 100 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड एंड 2400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल को भी डिटेक्ट करके खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब टेक्नोलॉजी यूज करना आसान बात नहीं है। हर मिसाइल जो आयरन डोम पे लॉन्च की जाती है उसकी कीमत लगभग $50,000 होती है। यानी हर अटैक के जवाब में इजराइल को बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं अभी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान और इजराइल के बीच अब ओपनली स्टार्ट हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने इस हमले का ऑर्डर दिया था। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि 90% से ज्यादा मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच गई, लेकिन इजराइल का कहना है कि उनका डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल से ज्यादा डैमेज होने से बचाने में सफल रहा। इजराइल के सदर्न डेजर्ट नेगेव में एक मिलिट्री बेस पर कई मिसाइल टारगेट की गई थी, लेकिन डैमेज ना के बराबर हुआ। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे एक बड़ी गलती बताते हुए ईरान को जवाब देने की धमकी दी। नेतन्याहू का कहना था ईरान को अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये साफ है कि इजराइल अपने ऊपर होने वाले हर अटैक का जवाब देने को तैयार है, चाहे वो मिसाइल हो या एयर स्ट्राइक। שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी नई नहीं है। ईरान हमेशा से ही इजराइल के खिलाफ रहा है और पिछले कुछ महीनों में यह कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। 13 अप्रैल 2024 को भी ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। ईरान अपने हर अटैक को बदला या रिटेलिएशन बताता है और ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इजराइल ने सीरिया में ईरानियन मिलिट्री बेसिस पर एयर स्ट्राइक किए थे, जिसमें ईरानियन ऑफिसर्स की जान चली गई। ईरान का कहना है कि ये इजरायली एक्शन उनके ऊपर एक डायरेक्ट अटैक था और अब वो इसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए दे रहे हैं। लेकिन इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम और अपने एलाइज जैसे कि अमेरिका, यूके और जॉर्डन के सपोर्ट से ईरान के हर प्लान को फेल कर रहा है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम और उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी उसे मिडिल ईस्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल कंट्री बनाती है। ईरान जैसा देश भी जो अपने पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जाना जाता है, इजराइल से डायरेक्टली कन्फ्रंट करने से बचता रहा है। इजराइल की मजबूती और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर काफी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। इजराइल की मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ने उसे रीजन में एक मेजर प्लेयर बनाया है। ये स्ट्रेंथ इजराइल को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है क्योंकि रीजन में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज हैं। ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस, सीरिया का सिविल वॉर और यमन का कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज रीजन को अफेक्ट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस को होता है। गाजा, वेस्ट बैंक और जेरूसलम के आसपास के एरियाज में हमेशा दर्द और दुख की कहानियां सुनाई देती हैं। ये रीजनल वॉर अब एक ऐसे हालात में पहुंच गई है जहां से शायद निकलना मुश्किल है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी खत्म होंगे और मिडिल ईस्ट के लोग शांति और अमन भरी जिंदगी जी सकेंगे। इस वक्त तो सिर्फ होप की जा सकती है कि ये जंग और ना बढ़े। इजराइल और ईरान के बीच के तनाव अगर एक प्रॉपर वॉर में कन्वर्ट होता है तो इंडिया पर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया काफी ऑयल इंपोर्ट करता है और अगर इस रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। हायर ऑयल प्राइसेस से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को बढ़ा देगा। इसके अलावा इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जैसे चाबहार पोर्ट भी इम्पैक्ट हो सकता है। चाबहार प्रोजेक्ट ईरान में स्थित है और अगर ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है तो इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल वायबिलिटी पर भी सवाल उठ सकते हैं। साथ ही इंडिया के ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो जाएंगे जो ओवरऑल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे। मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी से फ्राइट चार्जेस और ट्रेड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी जो इंडियन बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।